हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी 12th क्लास की जो टेक्स्ट बुक है और उसकी जो प्रोज सेक्शन है उसका फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वेरी ब्रीफ समरी है जो उसकी हिंदी में हम टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। और जो प्रोज सेक्शन है उसमें कुछ चैप्टर हैं गाइस, और उनके जो चैप्टर नेम और ऑथर नेम है यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। जो फर्स्ट लेसन है वो है द लास्ट लेसन एंड दिस चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाय अल्फोंस डोडेट। नेक्स्ट वन इज़ लॉस्ट स्प्रिंग जो कि एनिश जंग के द्वारा लिखा गया है। थर्ड चैप्टर है डीप वाटर, विलियम डगलस के द्वारा लिखा गया है। द रेड ट्रैप, दिस चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाय सेल्मा लागरलोफ। एंड नेक्स्ट वन इज़ इंडिगो बाय लुइस फिशर। नेक्स्ट वन इज़ पोइट्स एंड पैनकेक्स, अशोका मित्रन। नेक्स्ट वन इज़ द इंटरव्यू, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर अम्बर्टो इको। गोइंग प्लेसेस A.R. बार्टन। सो गाइज, ये कुछ चैप्टर हैं जो कि प्रोज सेक्शन में है। फर्स्ट चैप्टर की ब्रीफ समरी हिंदी में हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो मैंने ये ऊपर आपको चैप्टर नेम और ऑथर नेम बताए हैं उनका आप जरूर लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो ये चैप्टर वो किसके द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले गाइज आप देखिए, जो लास्ट लेसन है वो अल्फोंस डोडेट के द्वारा लिखा गया है। और अबाउट द ऑथर, सबसे पहले हम इसके ऑथर के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। जो अल्फोंस डोडेट है वो एक फ्रांसीसी लेखक है, इनकी फ्रेंच राइटर हैं वो। और जिनके फादर थे वो विंसेंट डोडेट, उनका नाम विंसेंट डोडेट, एक रेशम निर्माता थे, वो एक सिल्क मैन्युफैक्चरर थे। और उन्होंने जीवन में कुछ दुर्भाग्य और असफलताओं का सामना किया। डोडेट एक बड़े ही महान लेखक थे। उन्होंने अपना जो पहला उपन्यास है वो 14 वर्ष की उम्र में ही लिख दिया था। और वो एक बड़े देशभक्त थे। पर्शिया के खिलाफ जो युद्ध हुआ था फ्रांस के पराजय से उनका बड़ा दुख हुआ था। उस हार के परिणाम स्वरूप फ्रांस के जो दो जिले थे अल्सेस और लॉरेन वो पर्शिया के कब्जे में चले गए थे। अब उनके नियंत्रण में इन दो जिलों पर जर्मनी भाषा थोपी गई, जबकि वो पहले फ्रेंच थे, फिर उन पर जर्मन थोपी गई थी। यह कहानी है जो एम हैमेल नाम के एक समर्पित देशभक्त अध्यापक के इर्द गिर्द केंद्रित है। उन्होंने 40 साल तक फ्रांसीसी भाषा पढ़ाई थी, लेकिन अब क्या हुआ, फ्रेंच लैंग्वेज उन्होंने टीच की थी। लेकिन जब पर्शिया की विजय होगी उन दो क्षेत्रों पे, तो वहाँ पे जर्मन भाषा थोपी गई। जो नया टीचर है वो अगले दिन आ जाता है। एम हैमेल का ये लास्ट लेसन होता है। और अपने लेसन में विद्यार्थियों को, अपने देशभक्तियों को अपनी देशभक्ति का वो संदेश देता है और उससे उनको अपनी भाषा की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। और उसने कहा कि उनकी भाषा है जो विदेशी शासन से मुक्ति पाने की एक कुंजी है। तो चलिए अब हम जो इस चैप्टर की वेरी ब्रीफ समरी है उसको मैं आपको बिल्कुल हिंदी में शॉर्टली बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगी। इस चैप्टर में हम क्या देखते हैं कि जो फ्रेंच नाम का एक लड़का होता है वही इस स्टोरी का नरेटर होता है। इस स्टोरी को वही नरेट करता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टोरी नरेट की जाती है। वह एम एनिल का स्कूल का स्टूडेंट होता है। एक दिन उसको स्कूल जाने में लेट हो जाता है, वह जल्दी जल्दी से स्कूल जा रहा होता है और उसको डर होता है कि जो एम एम एल उसको डांटेंगे लेट आने की वजह से, क्योंकि एम एम एल ने कह रखा था कि वो कृदंत पे यानी कि जो क्रिया विशेषण के कुछ गुण हैं उन पे उनको क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं पार्टिसिपल्स पर उनको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन फ्रेंच को वो लान नहीं थे, तो वह वहाँ से भाग जाने और सारा दिन कहीं पर बिताने के बारे में वो सोचता है। लेकिन तब उसे स्कूल में उपस्थित होने का निर्णय लेता है, वह तेजी से आगे बढ़ता है। स्कूल में जाते समय जब वो टाउन हॉल के पास से गुजरता है तो न्यूज़पेपर जो समाचार पट होता है, नोटिस बोर्ड होता है, उसके सामने वो एक बड़ी भीड़ को देखता है। पिछले 2 साल से बुरी खबरें वहाँ पे प्रदर्शित की जा रही थी नोटिस बोर्ड के ऊपर। अपने उन क्षेत्रों के हारे हुए लोगों की लड़ाइयाँ और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में केवल वहीं से ही पता चल पाता था। फ्रेंच को डर था कि वो डांटा जाएगा। वह चुपचाप से स्कूल में दाखिल होना चाहता, स्कूल एंटर होना चाहता था। उसको उम्मीद थी कि स्कूल के शोर शराबे में वह बिना नजर पड़े अपने बेंच पर पहुंच जाएगा। लेकिन जब वह स्कूल पहुंचते चारों तरफ पूर्ण शांति पाकर वह बड़ा हैरान होता है। सभी स्टूडेंट होते हैं जो अपनी अपनी जगहों पर बैठे होते हैं। जो एम हैमिल उसका टीचर होता है वो एक अपनी हाथ में छड़ी लिए वहाँ पे खड़ा होता है। वो फ्रेंच को देखता है लेकिन उसको डांटता नहीं है। बड़ी दयालुता से उसको बोलता है कि जाकर के अपनी सीट पर बैठे। वो फ्रेंच को बोलता है। फ्रेंच को सारा स्कूल बड़ा अजीब लगता है कि वो इतना शांत क्यों है। लेकिन वो ये सब देखकर बड़ा हैरान होता है कि कक्षा के पिछले बेंचों पे गांव से आए हुए कुछ लोग बैठे हैं। इनके गांव के लोग भी बेंचों पे बैठे हुए हैं। एम हैमिल अपने सबसे बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं, सभी शांत और गंभीर हैं। जो उसका टीचर है एम हैमिल, वो चेयर पर बैठा हुआ है
और वो एक बड़ी गंभीर सी और एक भद्र आवाज़ में बोलता है और वो घोषणा करता है कि फ्रांसीसी भाषा में उनका ये अंतिम सबक है, इनकी लास्ट लेसन ये उनका है फ्रेंच लैंग्वेज में। उन्होंने कहा कि बर्लिन से आदेश आ चुके हैं कि अल्सिस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी और जो नया आपका टीचर है जर्मन लैंग्वेज का वो अगले दिन आ जाएगा। फ्रेंच बड़ा सीरियस हो जाता है या बस ये सब बातें सुन करके। उसको फ्रांसीसी भाषा में अपना लेसन न सीख पाने के लिए बड़ा खेद होता है, बड़ा दुख होता है। उसने कभी भी अपनी पुस्तकों को पसंद नहीं किया, लेकिन अब अपनी पुस्तकों को नफरत नहीं करता था। अब तो उसने एम हैमेल की कठोरता के बावजूद उसे पसंद करना शुरू कर दिया था। वो ये महसूस करते हैं कि जो एम हैमेल है वो बड़े डेडिकेटेड टीचर हैं और उन्होंने 40 साल तक स्कूल की सेवा की है और अध्यापक के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए गांव के जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनका अंतिम भाषण सुनने के लिए आए हुए हैं। और पार्टिसिपल्स के जो रूल्स हैं उनको बताने के लिए अब फ्रेंच की बारी थी। वह खड़ा होता है लेकिन घबरा जाता है और चुप रहता है। हालांकि जो एम हैमेल होते हैं उसको डांटते नहीं हैं। तब एम हैमेल बोलते हैं कि फ्रेंच का कोई दोस्त नहीं है इसमें। अल्सिस के लोगों ने अपनी मातृभाषा को सीखना बंद कर दिया है। जो अल्सिस के लोग हैं वहाँ के, उन्होंने ही अपनी जो मदर टंग है उसको सीखना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी भाषा दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है और सबसे अधिक स्पष्ट और तर्कपूर्ण है। एम हैमिल होते हैं जो वो भाषा के साथ जुड़े रहने और उसकी रक्षा करने के लिए भी कहते हैं। लेकिन यदि वे लोग पराधीन हो चुके हैं, यदि वो गुलाम बन चुके हैं, तो अपनी भाषा से चिपके रहें, तो दीर्घ अवधि में वे निश्चित रूप से अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेंगे। ऐसे से करके वो लोगों को अपना जो स्पीच है वो देता है। फिर एम हैमेल जो व्याकरण और हमेशा की तरह उस दिन का पाठ पढ़ाता है। फ्रेंच को लगा कि पहली बार जो कुछ भी अध्यापक ने समझाया वो सब कुछ उसकी समझ में आ गया, क्योंकि वो अब सीरियस हो चुका है। व्याकरण के पश्चात एम हैमेल होते हैं जो विद्यार्थियों को नई कॉपियाँ देते हैं। प्रत्येक लिखने लग जाता है। अचानक से जो गिरजाघर की घड़ी है उसमें 12 बज जाते हैं। पर्शिया की जो सिपाही होती हैं वो अपना बिगुल बजा देते हैं और हैमेल पीला पड़ जाता है क्योंकि उसका जाने का टाइम अब वहाँ से आ चुका होता है। वो बोलने का प्रयास करता है लेकिन वो बड़ा उसका गला रुंध जाता है, वह बोल नहीं पाता और वो चाक का एक टुकड़ा उठाता है और बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड पे लिख देता है, ब्लैक बोर्ड पे वो लिख देता है कि फ्रांस अमर रहे, लॉन्ग लीव फ्रांस। और जब इसको वो फ्रेंच लैंग्वेज में लिखता है तो लिखता है वाइवा ला फ्रांस, वाइवे ला फ्रांस। इसका मीनिंग क्या होता है? लॉन्ग लीव फ्रांस, यानी कि फ्रांस अमर रहे। तब वो अपने हाथ के इशारे से संकेत देता है कि स्कूल का समय है अब पूरा हो चुका है। तो गाइस यही था चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा फ्रेंच नाम का एक लड़का इस स्टोरी का जो नरेटर होता है और जो लास्ट लेसन उसका होता है टीचर का, एम हैमेल का, और वो ये सब लिखता है वाइवे ला फ्रांस। आप यहाँ से देख सकते हो क्योंकि डायरेक्टली इसका मीनिंग पूछा जा सकता है, जिसका मतलब होता है कि फ्रांस अमर रहे, लॉन्ग लिव फ्रांस, इसको बोला गया था। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। मीट यू इन द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।